सवाल ये था, इसमें क्वेश्चन बेटा ये पूछा गया था, एक और अजगर ही लखी एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। कह रहे हैं इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। अब देखो, जब भी आपको रस पढ़ाते हैं उदाहरण बताते हैं, और जो उदाहरण बताए थे मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो उदाहरण आपको पढ़ा दिए गए हैं, समझ लीजिए अगर वो उदाहरण भी तैयार कर लोगे तो उसी में से मिल जाएंगे। और ये उदाहरण आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है अगर आपने रस पढ़े हैं तो, ठीक है। अगर क्लास में रस पढ़े होंगे तो ये मिलेगा। क्या है? एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर है, एक और मृग राय, मृगों का राजा शेर खड़ा हुआ है, बिकल बटोही बीच ही, उन दोनों के बीच में, पर्यो मूर्छा खाए, आप खड़े हुए हो, आपको क्या लगेगा? भाई एक बात बताओ, एक तरफ अजगर मुंह फैला के खड़ा हुआ कि निगल जाऊंगा आज मैं, और एक तरफ शेर खड़ा हुआ है, मृग राय है, उनके बीच में अगर आप हैं तो आप में कैसा रस पैदा होगा? है करुण रस पैदा होगा, रोन लगोगे ये भैया माफ़ कर दे, या फिर रौद्र रस पैदा होगा, गुस्से में आ जाओगे एकदम, है ना। कह रहे हैं भयानक रस पैदा होगा, भय डर पैदा होगा आपके अंदर इन चीज़ों को देखकर, या वीर रस जाग जाएगा आपके अंदर का, उत्साह में आ जाओगे कि आज तो इनसे दो दो हाथ करने का मौका मिलेगा। कैसी स्थिति होगी तुम्हारी, है ना। सबसे पहले भयानक रस भय पैदा होगा, और वो भय 2-3 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप बेहोश हो जाओगे। भाई ऐसी चीज़ों को देख के क्या होगा? जैसे एक आदमी ने पूछा दूसरे आदमी से, है ना, उसने कहा कि मैं जंगल गया था और जंगल मुझे शेर मिल गया, जंगल में गया तो मैं, तो उसने पूछा हाँ फिर क्या हुआ, तुमने क्या करा? तो उसने कहा मैं कौन सा बावला था जो कुछ करता, है ना। भाई मैं तो नहीं कुछ करूँगा, जो भी करेगा शेर करेगा। ऐसी चीज़ों को देखकर डर का माहौल पैदा होता है, तो अलंकार रस कौन सा बनेगा बेटा? तो रस आएगा इसमें भयानक रस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा? सी। रस हो जाएगा कौन सा? भयानक। ओहो, एक इंजीनियर साहब बैठे थे देखो, और ये इन जीवों को भी ऐसी स्क्रीन पर बड़ा मज़ा आता होगा। देखो जा भाई जा। तो ऑप्शन लगाएंगे हम कौन सा? सी, भयानक रस। अच्छा बताओ, भयानक रस का स्थायी भाव, तो इसका स्थायी भाव बनता है बेटा भय, ठीक है। चलिए, ये कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। अलंकार दो होते हैं। जिन बच्चों ने अलंकार की क्लास अटेंड करी होगी, शुरू में यही बताया जाता है, बिल्कुल शुरू में ये बताया जाता है, एक लिस्ट बनवाते हैं, उस लिस्ट में कहते हैं कि कौन कौन से शब्द अलंकार हैं और कौन कौन से अर्थ अलंकार। बनवाते नहीं बनवाते? और मैंने पढ़ाते समय ये बताया था कि मैक्सिमम सवाल इसी फॉर्मेट में आएगा कि कौन सा अलंकार है अर्थालंकार और कौन सा शब्द अलंकार। अब ये क्या कह रहे हैं, कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ऑप्शन मारिया श्लेष, रूपक, अनुप्रास या यमक। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो शब्द अलंकार होते हैं वो कौन कौन से हैं। भाई शब्द अलंकार में आपने एक पढ़ा होगा अनुप्रास, बोलो। एक पढ़ा होगा यमक, बेटा एक पढ़ा होगा कौन सा? श्लेष। अच्छा और कौन सा पढ़ा था? वक्रोक्ति। एक होता है वक्रोक्ति, और बेटा एक कौन सा बताया था? बीप्सा। और मैंने ये बोल दिया था उस समय आपसे
कि ये 5 अलंकार शब्द अलंकार हैं, बाकी जो बच गए कैसे हैं, वो शब्द अलंकार नहीं है। अगर शब्द अलंकार नहीं है तो कौन से होंगे, अर्थ अलंकार। तो इसका मतलब भाई देखिए, श्लेष कैसा है, ये भी शब्द अलंकार है जी, रूपक भी, अनुप्रास भी, यमक भी। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, तो रूपक। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएं, बी। ये याद रखें, शब्द आगे पेपर जो होंगे उनमें भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये 5 अलंकार जो हैं वो शब्द अलंकार हैं, इनके अलावा जो बच गए वो शब्द अलंकार नहीं है। अच्छा, शब्द अलंकार नहीं है तो क्या है फिर वे, अर्थ अलंकार, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ें। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बताओ। इससे भी हल्की, और देखो शायद आपको याद होगा कि जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो मैंने लिखवाया भी था, जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो मैंने लिखवाया भी था और मैंने आपको बताया भी था। मैंने कहा था कि परिभाषाएं आ रही हैं, अब बताई थी बात कि परिभाषा तैयार कर लो, डेफिनेशन पर सवाल बना रही है आजकल वो। तो परिभाषा ही तो हो गई, 2 व्यंजनों के मिलने से अंतस्थ बनता है, महाप्राण, अल्प प्राण, या संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन क्या आएगा, संयुक्त व्यंजन। तो परिभाषा हो जाएगी कि जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भैया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत किसी भी सवाल में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब आसान थे। देखो जी, खुद बताओ, आइडिया लगा सकते हो, अगर छोटा मोटा भी आप अनुमान लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है अगम, ए मतलब नहीं, गम का मतलब जाना, जहाँ नहीं जा सकते या जहाँ पहुँचा ना जा सके। भाई जहाँ नहीं पहुँच सकते, देखो जहाँ पहुँच सकते सुगम, जहाँ पहुँचने में दिक्कत हो दुर्गम। पहुँच तो सकते हैं लेकिन मुसीबत में, दिक्कत में पहुँचेंगे, कठिनाई से पहुँचेंगे मतलब। और जहाँ पहुँचा ही ना जा सके वो क्या है, वो अगम है। जैसे सूरज पे जाना आसान है क्या, अच्छा देखो यहाँ से दिल्ली जाना सुगम है, ट्रेन में बैठो निकल जाओ, एरोप्लेन में बैठो उड़ जाओ, मोटरसाइकिल से चले जाओ, तो दिल्ली सुगम है। अच्छा बताओ चंद्रमा पे जाना, चंद्रमा पे इंसान पहुंच गया है, पहुंच सकते हैं लेकिन जाने में कठिनाई होगी, इसलिए वो दुर्गम है। और सूरज पे जाना, सूरज पे चले जाएंगे हम, वो क्या है, वो अगम है, जहां नहीं जा सकते आप। अच्छा सुनो, ये कह रहे हैं एक शब्द आया आगम। बच्चों मैंने आपको बताया था आगम का अर्थ, आगम क्या है, आगम किसे कहते हैं, आगम क्या है, आगम, आगम उत्पत्ति है। क्या है, पैदा करना, बनाना, यह आगम कहलाता। तो बताओ अगर आगम पैदा करना या बनाना है तो आगम का मतलब उत्पत्ति होगा, तो उत्पत्ति बाद में देखो किस में है। अच्छा इसमें उत्पत्ति नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें उत्पत्ति नहीं है, ये गलत हो गया। अब जब उत्पत्ति वाले 2 मिले, इसमें उत्पत्ति पहले है तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, अगम का मतलब दुर्लभ भी होता है और आगम का मतलब, आगम का मतलब उत्पत्ति होता है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों की टेबल खोल लीजिए जो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें दोनों शब्द लिखे हुए हैं, उसमें अगम और आगम भी लिखा हुआ है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कराए थे नहीं कराए थे इस बार है, और देखो जो कराया है लगभग वही है पेपर में, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, अच्छा देखो अगला सवाल देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, इस पे भी ध्यान दे मैं। अच्छा देखो मूक कौन होगा, जो शांत होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, जो शांत बैठा है मूक है। अच्छा मूक का मतलब विवश हो सकता है,
अच्छा, मुंह कौन होता गूंगा, ये हो जाएगा। मुंह कौन होता चुप, तो खुद बताओ इससे भी आसान अनेकार्थी शब्द क्या आएगा बताओ। मूक को क्या नहीं कह सकते, विवश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? तुमने नाम सुना होगा, भाई साहब हम तुम्हारे साथ चलते तो, लेकिन हम मजबूर हैं, विवश हैं। इसका मतलब विवश क्या है? मजबूर होना। ये मूक नहीं है, ठीक है। तो मूक माने क्या होता है? गूंगा। मूक माने होता चुप, मूक माने होता शांत, लेकिन मूक माने विवश नहीं होता। करेक्ट। चलिए अगला देखो क्या कह रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम पढ़ाए थे आपको, का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऐसा 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जिसमें निजवाचक सर्वनाम आया है? निजवाचक सर्वनाम किस में आया है? अपनों से क्या छिपाना। तो ये अपनों शब्द किसके लिए है? अपने लिए थोड़ी है। अरे अपनों से क्या छिपाना, ये शब्द अपनों जो आया है अपने लिए थोड़ी आया है, दूसरों के लिए आया है। दूसरे कौन? जो घर में रहते हैं, माता पिता भाई बहन, ये सब अपने तो होते हैं, ये उनके लिए आया है। तो ये निजवाचक नहीं है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। कह रहे हैं यह मेरी निजी पुस्तक है। देखो स्वयं, निजी, अपने आप, और कह रहे हैं आज अपनापन कहाँ है। तो बताओ इसमें 4 विकल्पों में से कौन से में निजवाचक सर्वनाम आया है? बोलो सी ऑप्शन। यह मेरी निजी पुस्तक है, यह मेरी निजी किताब है, यह मेरा निजी का घर है। निजी मतलब स्वयं का। तो खुद बताओ निजी पुस्तक होने का मतलब क्या है? ये अपने लिए तो आया है, बोलो। चलिए देखो ये कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाएंगे हम लोग। ये कह रहे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये समझ लो यूपीपी हरिवंश राय बच्चन को कभी नहीं छोड़ती। जब जब यूपीपी के एग्जाम हुए हैं हरिवंश राय बच्चन की कोई ना कोई बात आई है। बोलो, पिछले पेपर में भी आपने देखा होगा हरिवंश राय बच्चन को के बारे में कुछ ना कुछ आता है। तो हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके 4 पार्ट हैं। कितने हैं? 4 पार्ट हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के। तो देखो आगे के लिए नोट कर लेना, कभी अगले सेटों में सवाल मिल जा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के भाग कितने बेटा? 4 भागों में है उनकी आत्मकथा। और ये पहला ही भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा पार्ट उनकी आत्मकथा का क्या है? दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर से। नीड़ का निर्माण फिर से, ये उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। तीसरा भाग है बसेरे से दूर। बसेरे से दूर। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 हिस्सों में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा लिखी गई है। तो ये कह रहे थे कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसका पहला पार्ट क्या है, उसका पहला हिस्सा क्या है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला हिस्सा। तो याद रखो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो पहला है। दूसरा भाग क्या है उसका? हो सकता पेपर में दूसरा पूछ ले अगली बार में। नीड़ का निर्माण फिर से।
और तीसरा भाग क्या है, बसेरे से दूर। और आत्मकथा का चौथा भाग क्या है ना, 10 द्वार से सोपान तक। उनकी आत्मकथा 4 पार्ट में है। तो पहला भाग क्या है, क्या भूलूं क्या, याद करो। चलिए अगला सवाल क्या लिखा गया है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। और ये मैंने आपको लिखवाया था नहीं लिखवाया था, तो बताओ कौन थे। माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी, हाँ, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था। अच्छा, अगर ये पता तो बताओ किस किताब के लिए मिला था, किस पुस्तक के लिए मिला था। तो हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए ये मिला था। और ये मैंने आपको लिखवाया था। अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम है तो ये बात मैंने लिखवाई थी कि पहला साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को। और किताब का नाम क्या था, अगले सेट में ये आ सकता है, पूछ सकते हैं वो कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किताब का नाम क्या है, हिम तरंगिणी। और लेखक का नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा मेरा ऐसा नहीं है जो ना बना सकता हो संधि। क्या ऑप्शन आएगा भैया, ए ऑप्शन आएगा बीए प्लस वृद्ध, बाया प्लस वृद्ध, वयो प्लस वृद्ध, या व्यय प्लस वृद्ध। तो ये बनेगा व्यय प्लस वृद्ध। अच्छा, विसर्ग लग गया तो संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि। बताया था ना, ओ विसर्ग में टूटता है। आधा रे, आधा शय, बड़ा छोटा षटकोण वाला, सब किस में टूटते हैं, विसर्ग में टूटते हैं। चलिए कह रहे हैं 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। ये 2019 का पूछ लिया है। नंदकिशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, रामदरस मिश्र, काशीनाथ। तो याद रखो ये 2019 का जो मिला है ना, वो नंदकिशोर आचार्य को मिला है। 2019 का साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला। अब 19 का पूछा इन्होंने, न 20 का पूछा, न 21 का पूछा, न 22 में आए, न 23 में आए, कहाँ पहुँच गए सीधा। अब ऐसे तो आपको पता कितने सारे पुस्तकें हैं या उन्हें सम्मान मिले हैं। चलिए, देश प्रेम में कौन सा समास है बताओ। ऑप्शन है द्विगु है, बहुब्री है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है। इससे भी हल्का कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ाया था, लिखवाया हुआ है। अगर समास आपने पढ़े हैं मेरी क्लास में तो देश प्रेम शब्द भी लिखवाया हुआ है। बोलो, देश प्रेम किस में आएगा। क्या द्विगु समास है, द्विगु में तो गिनती आती है। क्या बहुब्री है, को तीसरा पद आता है। क्या अव्ययभाव है, पहला पद अव्यय होता है। तो कौन सा बचा फिर, तत्पुरुष समास। तो देश प्रेम में कौन सा है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जुबान पर लगाम न होना है ना। हाँ, घर में माँ कह देती लल्ला तो बड़ा अनाप शनाप बोले है ना, कोई तुझे ठीक ना कर दे, इसलिए बेटा जुबान पर क्या लगाओ, लगाम लगाओ। जैसे घोड़े के मुंह में लगाम होती है ना, हाँ, तो लगाम खींचते हैं तो घोड़ा क्या होता है, कंट्रोल में आ जाता है। इसी प्रकार से जबान पर लगाम होनी चाहिए। कह रहे हैं सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्या लगाओगे, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अरे कोई तुमसे पूछ नहीं दिया है और आप अपनी अपनी क्या चले जा रहे हो, क्या चले जा रहे हो, कोई तुमसे पूछ रिया। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। भाई जब तुमसे कोई बात नहीं पूछी जा रही तो क्यों बता रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको जबान पर लगाम नहीं रखी है आपने। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये अमृत शब्द के पर्यायवाची आपको पढ़ाए हैं और लिखवाया था कि अमृत के पर्यायवाची कौन से होते हैं।
और मैंने बोला ही था कि पर्यायवाची बहुत होते हैं, जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ते रहो, इसी में से मिलना सब कुछ, ठीक है। तो बताइए, अमृत का सोम, अमृत का अम्य, सुधा या क्षीर? क्षीर किसका है? बोलो, खीर का है ये। तो देखिए, अमृत को सुधा भी कहते हैं, सुधा माने अमृत। अच्छा, अमृत को अम्य भी कहते हैं, सोमरस का नाम सुना होगा, तो अमृत को सोम भी कहते हैं, ठीक है। पीयूष भी कह देते हैं अमृत को, लेकिन जो क्षीर शब्द आया है वो किसका है? खीर का। कह रहे हैं कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है? मैंने बताया था अकय विसर्ग कंठराम, इचियस भी हैं तालुराम। तो दंत में कौन सा आता? बोलो, तय, थ, द, ध, न। तो बताओ, दंत में आता तय, दंत में आता है थ है नहीं, द, ध और न। तो दंतीय कौन कौन से होते हैं? तय बताया था, थ बताया था, द बताया था, ध बताया था और न बताया था। अब बताओ कौन सा बची है दंतीय नहीं है? तो ट किस में आता? बोलो, मूर्धा। रिटस जानो मूर्धा जी। बोलो, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में। कहानी बताई थी आपको, उसी से है ये। चलिए देखो बेटा, सवाल नंबर 72 की तरफ चलते हैं। मैंने आम खा लिया है। अच्छा बताओ, कितना सिखाया आपको? हर सेट में सिखाया, बताया था। और देखो आया है सवाल, छोड़ के नहीं भागा, जो सिखाया है वो आया है। मैंने आम खा लिया है, कह रहे हैं। अब बच्चे देखते हैं ना, है लिखा हुआ तो वर्तमान काल होगा। वर्तमान तो मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन में भी ना है। क्या है बताओ? मैंने आम खा लिया है, इसका मतलब बनेगा आसन्न। अच्छा एक बात बताओ, है हटा दो। मैंने आम खा लिया, बोलो, मैंने आम खा लिया सामान्य। अच्छा यहाँ है की जगह था लगा दो। मैंने आम खा लिया पूर्ण भूतकाल। लेकिन ये सवाल क्या है? मैंने आम खा लिया है, तो कौन सा लगेगा? अच्छा, जब मैंने काल पढ़ाए थे तो मैंने एक बात बताई थी कि ज़्यादा मत रटिए, आसन्न भूतकाल को याद करके चलिए, आता है पेपर में। कही थी मैंने बात, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है आप लोगों ने, तो मैंने कहा था कि ये आता है, और देखो आता है तो आता है, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी आस्था सिर्फ एक में हो, उसे क्या कहेंगे? लिखा हुआ अनन्य। तोड़ के देख लो, तोड़ के देख लो। ये दो शब्दों से मिलकर बनेगा अन माने नहीं और अन्य मतलब दूसरा। अब अपने आप बता दो, अन माने नहीं, अन्य माने दूसरा। इसका मतलब दूसरे में विश्वास नहीं है। बन गया नहीं बन गया? तो इसे क्या बोलेंगे बताओ? जो दूसरे में विश्वास नहीं है तो फिर किस में विश्वास है? एक में। तो एक में आस्था रखने वाला क्या बोलेंगे उसे? अनन्य। और अगर कहने लगे कि दूसरे में आस्था रखने वाला तो अन्य आस्थावान, अन्य आस्थावान। तो याद रखो, हो सकता पेपर में ये मिल जा। अनिकेत मैंने बता दिया था, जिसका घर ना हो। अनिकेत, ए माने नहीं, निकेत मतलब घर, जिसका घर नहीं है, ठीक है। ये मैंने बता दिया था, ये तो पता ही है। अनुत्तीर्ण, भाई जो फेल हो गया हो उसे क्या बोलेंगे? अनुत्तीर्ण। और अनुमोदन क्या है? मंजूरी मिलना, स्वीकृति मिलना। किसी काम की मंजूरी अगर मिल गई है तो समझ लो उसे अनुमोदन प्राप्त हो गया है, वो अनुमोदित हो गया फिर। करेक्ट। चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? पहले बताओ धमाका। धमाका में प्रत्यय क्या होगा? मैंने बताया था प्रत्ययों को छांटने का बड़ा आसान तरीका, बोल लो धमाका, धमाका, धमाका। आवाज़ लास्ट में कैसी आ रही है?
आका, आका किसमें? आका। लो जी यही हो गया फिर। अच्छा लड़ाकू, लड़ाकू लड़ाकू लड़ाकू, आकू, आकू की आवाज़ आई। अच्छा उड़ाक, उड़ाक उड़ाक उड़ाक, उड़ाक बोल लिया है तो आक हो गया। अच्छा छिलका, छिलका 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 छिलका, तो क्या बन गया? इसका मतलब पहला ही विकल्प इसमें क्या बना बेटा? कोई दिक्कत हो रही किसी को? या पेपर में अगर ये सवाल आपको मिलते तो दिक्कत होती? नहीं होती। लो जी ये कह रहे हैं शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, और ये शुद्ध वाक्य है बिल्कुल सेम शुद्ध वाक्य एक प्रैक्टिस सेट में आया था, आपको ध्यान नहीं है? एक प्रैक्टिस सेट में चारों ऑप्शन यही थे, पूरा सवाल यही था, शुद्ध वाक्य पूछ रहे थे। आपके टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेट है, जाकर देख लेना। एक नंबर तो मुझे याद नहीं रहा कौन से में था, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट में ये लिखा हुआ था, बिल्कुल सेम था, बिल्कुल सेम था। बताओ क्या है? मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि, कोमा लगा हुआ उसके बाद, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना पड़ेगा। इनमें सही कौन सा है? अब यही तो होता है, आप लोग ध्यान में रखें तो ऐसे सवालों पर पेपर में जाकर विचार क्यों करना पड़े जब सेम पढ़ा हुआ तो। ठीक है, तो ए विकल्प सही है, ए विकल्प सही है इसका, ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा बेटा? ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा? पहला। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। साहब ने कहा कि, कोमा नहीं आना चाहिए, एरर है ये भाई। की कंजक्शन लग गया तो कोमा क्यों लगाओगे आप? ये एरर है। या कोमा लगा रहे हो तो की मत लगाओ फिर। वे चाहे भले ना आए पर तुम्हें आना होगा। अब यहाँ कोमा लगा रहे हो या कंजक्शन लगा रहे हो पर? अगर पर कंजक्शन से ऐड कर रहे हो तो कोमा क्यों लगा रहे हो? बताई थी एरर ये एरर आती है सब। ये इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, बोलो तो क्या गलत है? बोलो, इस समय मोहन 20 वर्ष का है। अब 20 वर्ष लगा रहे हैं तो आयु नहीं लगाएंगे भाई, 20 वर्ष का है तो आयु तो बता रहे हैं आप। ठीक है, चलो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। वर्षा, जनता, ये एक वचन में है। प्राण निकल गए, बाल कट गए, ये दोनों बहुवचन के हैं। होश उड़ गए, लोग आ गए, ये बहुवचन के दोनों। हस्ताक्षर हो गए या कर दिए, जनता आ गई या भूल गई, इसमें ये वाला बहुवचन का है और ये वाला, तो दोनों शब्द एक वचन के कौन से माए फिर? ऑप्शन नंबर, लो जी कह रहे हैं कि राजा शब्द के लिए पर्यायवाची चुनना है आपको, और राजा के पर्यायवाची बताए थे। ठीक है, बताओ क्या आंसर होना चाहिए राजा के पर्यायवाची में? भाई गोविंद, गोविंद किसे कहते हैं बताओ? भगवान कृष्ण को। अच्छा लंकेश किसे कहते हैं? अच्छा रघुवीर, भगवान राम को कहते हैं रघुवीर। और नरेंद्र, नरेंद्र कहते हैं राजा को। एक्चुअल में कैसे कहते हैं समझिए, ये नरेंद्र शब्द जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना, नर प्लस इंद्र। नर कहते हैं मनुष्य और इंद्र कहते हैं मालिक या राजा को, मालिक। बताओ इस पृथ्वी पर लोगों का मालिक कौन है? पृथ्वी पर लोगों का मालिक राजा होता है और वैसे संसार का राजा भगवान होता है। ठीक है, मैंने आपको एक दिन कहानी बताई होगी कि एक राजा था, अचानक उसके दिमाग में बात आई कि भाई कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मेरे मुंह पे मुझे तू तड़ाक के बोल रहा है। तू तड़ाक तो जानते ना आप, शब्द बोल रहा है। तो उसने वजीर से कहा कि हमारी सल्तनत में कोई आदमी ऐसा है जो हमें तू कह के बोले। तो वजीर भी धाकड़ था। वजीर ने कहा कि साहब कोई ना कोई तो होगा, इतनी बड़ी दुनिया है ना, तुम लोग तो
किसी को भी तू कह देते हैं। बोले है तो ढूंढ कर लाओ, और अगर उसने हमारे सामने तू कह दी तो हम उसे इनाम देंगे, मतलब देखेंगे कितना बड़ा साहस है उस आदमी में, और नहीं ढूंढ के लाए तो तुम हाथी से कुचलवा देंगे। अब वजीर फंस गया। वजीर गया एक व्यक्ति के पास में जो उम्र दराज और अनुभव में थे, अनुभवी आदमी के पास। उन्होंने कहा कि साहब राजा को तू कहना है, कह दोगे? अरे उन्होंने कहा मरवाएगा, राजा को तू कहने का मतलब क्या है? फांसी। राजा को तू कौन कह देगा? ठीक है। वो दूसरे आदमी के पास गया, उसने कहा कि भाई साहब इतने रुपए दूंगा, राजा को तू कह दो। बोले कह देंगे तू? बोले सामने कहनी है। बोले ना भैया सामने ना कहेंगे। एक ऐसे ही मिल गया कोई टेढ़े दिमाग का, है ना, उससे पूछा कि तुम राजा को तू कह दोगे? बोले हाँ कह देंगे, कोई तोप थोड़ी है। बोले राजा के सामने कहनी है? बोले हाँ हाँ राजा के सामने कह देंगे यार, है तू कहने में क्या दिक्कत जा रही है। अब वो ले गए दरबार में, दरबार में ले गए, तमाम मंत्री संतरी राजा के बैठे हुए थे। अब उसने जो है कहा कि भाई हाँ तुम राजा को आप शब्द बोल सकते हो? बोले बोल देंगे। बोले बोलो फिर। अच्छा, तमाम लोग थे दरबार में, सब देख रहे कि देखें, है ना, अब ये मरा, राजा ये सब मारेगा। तो उसने कहा कि तू नर तू नर तू नर। बोले बेटे 3 बार कह दी देख, तू नर है, तू नर है, तू नर है, और तू सब नरों का नर। जितने यहाँ सब बैठे ना, तू इन सब का नर है। और भाई जो कहने वाला कह गया, जो तुझसे हो वो कर। मैंने तो तू कह दी, अब जो तुझे करना है वो तू करके दिखा दे। अब ये जो वाक्य है, इसमें राजा को अब शब्द बोले गए हैं, लेकिन राजा का सम्मान भी तो बढ़ाया गया है कि तू नर है। नर मतलब तू मनुष्य है, तू नर है, तू मनुष्य है ना, तू सब नरों का नर, और जितने सब बैठे ना इन सब का हेड है तू। और भाई मैंने तो कह दी, अब जो तुझसे हो वो कर। तो नर का मतलब क्या हो गया? मनुष्य, और इंद्र का मतलब होता मालिक या स्वामी। तो धरती पर मनुष्यों का मालिक कौन होता? राजा, है ना, इसलिए राजा को नृप कहते हैं, राजा को नृप कहते हैं, नरपति कहते हैं, महाराजा कहते हैं, सम्राट कहते हैं, बादशाह कहते हैं, जहाँपना कहते हैं। ठीक है, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला सवाल देखें, तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करें। लो जी, इससे भी ज़्यादा शुद्ध कोई मिलेगा ही नहीं। जब मैं वचन पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अनेकों शब्द नहीं होता, होता ही नहीं होता, वही तो एरर है। अरे कितना वचन पढ़ाते समय चीख चीख के बोला गया था कि अनेकों 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 नहीं होता, बल्कि एक का बहुवचन अनेक होता, वही तो एरर है। कह रहे हैं भारत में अनेक जातियां हैं, पहले वाले ऑप्शन में देखो तो अनेक जातियां हैं, करेक्ट। भारत में अनेकों जातियां हैं, गलत। भारत में अनेक जाति हैं, अनेक लगाया है तो जाति का बहुवचन बनाना पड़ेगा। भारत में अनेक अनेकों जातियां हैं, गलत। तो भारत में क्या है? अनेक जाति है या अनेक जातियां हैं? अनेक बहुवचन है, इसलिए जाति का बहुवचन बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर पहले ठीक है। क्लियर? चलिए आगे। लो जी, विस्मय बोधक चिन्ह बताओ, है ना, विस्मय बोधक चिन्ह बताओ। सबने पढ़ा विस्मय बोधक चिन्ह कहाँ इस्तेमाल होते हैं? हर्ष, उल्लास, है ना, क्रोध, ठीक है, पुकारना। विस्मय बोधक चिन्ह क्या आता है? ये तो है। ये किसका चिन्ह बताओ? विवरण का बताया था। अच्छा, ये चिन्ह और ये वाला अल्प विराम और ये वाला योजक, हाइफन, डैश, यही तो है वो। चलिए, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा तुम घर जाओ, ये अच्छा शब्द विशेषण आया इसमें। अच्छा है वह अभी आ जाए, क्या विशेषण है? तुमने अच्छा किया जो आ गए। बताओ, यह स्थान बहुत अच्छा है। स्थान कैसा है? अच्छा भी कितना? तो बहुत क्या है? प्रविशेषण। अच्छा क्या है? विशेषण। और स्थान क्या है? बोलो। स्थान विशेष्य। संज्ञा नहीं बोलोगे। जिन संज्ञाओं का विशेषण होता है उन्हें विशेष्य ही कहते हैं हम।
ठीक है। चलो भैया अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, प्रेम सागर के रचनाकार बताओ। लो किसे ना पता भाई है जी, प्रेम सागर को किसने लिखा, लल्लू लाल ने, ठीक है। अच्छा सदल मिश्र की किताब बताओ, नासिकेतो पाख्यान, ठीक है, सदल मिश्र ने। अच्छा बताओ फिर ये कह रहे हैं अनावर्त, पहले इस शब्द को देखो, अन प्लस आवर्त दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक अन माने नहीं, आवर्त तो जानते बार बार आना है भैया। तो ये कह रहे हैं अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, पृथ्वी, निरादर, नह दोहराया हुआ, अयोग्य आचरण। अब तो आराम से मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं बताओ, अन माने नहीं, आवर्त मतलब दोहराना, जो दोहराया ना गया हो वो अनावर्त है। अनावर्त का मतलब क्या, जो दोहराया, भाई आवर्त का मतलब होता है दोहराना, और अन माने नहीं, जो दोहराया ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अनावर्त। तो कौन सा आएगा भैया, जो दोहराया न हुआ हो या न दोहराया हुआ, इसका मतलब अनावर्त, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताओ। क्षेत्र आ गया, रीति बताई गई, क्षमा मांगी गई, घटना घट गई। तीन स्त्रीलिंग है, एक ही पुल्लिंग है, और ये बताया था जेंडर पढ़ाते समय कि ऐसे भी पहचान करने के लिए आती है। और सबसे अच्छी पहचान क्या बताई थी आपको, वाक्य बना लो, कभी गलती नहीं होगी जीवन में। तो क्षेत्र, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। काल पढ़ाए थे, काल, ये काल पर दूसरा सवाल आ गया है ना। कह रहा है कौन सा काल है बताओ भाई, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तत्कालीन वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, ये संभाव्य वर्तमान है। बताओ आने की क्या है, संभावना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा बेटा, डी, संभाव्य वर्तमान। वाक्य बनवाए थे, खूब काल के वाक्य बनवाए थे। और देखो मैंने जो बोला था उस बात को एक बार ध्यान दो। मैंने काल पढ़ाते समय बोला था कि मैं यही सवाल आते हैं, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, हेतु हेतु मद भूतकाल, इन्हें बताया था मैंने। चलिए ये लिखा हुआ है असोच और अशौच। शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। लो भैया दो आ गई है। अरे ये शब्द आपने शौच ये वाला सुना होगा और एक शब्द ये वाला सुना होगा। ये शौच शौचालय वाला, शौचालय में बनता है ये सोच, शौचालय। और ये सोच क्या, थिंकिंग नहीं है। अब इनमें ए लगा हुआ है, असोच और अशोच। बताओ भैया अगर कोई अशोच है, उसने सोच नहीं करा है, तो इसका मतलब वो साफ नहीं हुआ है, गंदा हो गया, इसका मतलब अशुद्धि। ए हटा दो, सोच लगा दो, सोच का मतलब होता शुद्ध होना, और असोच का मतलब क्या हो गया, अशुद्धि। और कहीं है ऐसा। और असोच, ए माने नहीं, सोच मतलब विचार। जब आपने विचार नहीं करा तो बिना सोचे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, ये बिना सोचे, बिना सोच के। और ये सोच क्या है, अशुद्धि है। देख लेना मिलेगा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में कहीं ना कहीं, और वैसे भी इतने भारी नहीं है ये, ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, है ना। जब मुसीबत आती है तो दिखाई देता अब क्या करें, है ना। हाँ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो यही कहूँगा कि जब संकट सिर पर खड़ा हुआ होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। संकट से पहले सोचिए, एग्ज़ाम से पहले आप प्रिपेयर करिए अपनी, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, एग्ज़ाम ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब पेपर सामने आ गया तो आप क्या करेंगे, भाई कल को पेपर है, क्या करें फिर, है? तो कह रहे हैं कि देखिए आग लगने पर कुआं खोदना। अब किताबें लेके बैठे हैं, भैया सुबह को पेपर है। तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं, गैस पेपर ले आते हैं,
अब वो उस रात में पढ़ रहे होते हैं जिस रात के अगले दिन पेपर देना है। पूछेंगे क्या कर रहे हो, बोले पढ़ रहे हैं, कल को बीए का पेपर है। तो मैंने कि इससे पहले ना पढ़ा, अरे बोले भाई साहब टाइम कहाँ मिला, बस अब देख रही हूँ मैं। ठीक है, तो भैया हाँ, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, इससे हल्का कोई सवाल होगा? जो आसानी से पढ़ा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? स्थापन, पाठ्य, सुपाठ्य या सुषमा? सुपाठ्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सुपाठ्य। अच्छा, जो ना पढ़ा गया हो, बोलो। चलो, क्या बोलेंगे इसको? सुपाठ्य। अब कौन बैठ गया भाई? चलिए, सुपाठ्य आ जाएगा इसका। कह रहे हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन से में उपसर्ग नहीं है? प्रभाव, प्रत्यय प्लस भाव, तो उपसर्ग क्या है? प्रत्यय। अच्छा बताओ, ओढ़ना। अच्छा बताओ, अपवाद, अप प्लस वाद, उपसर्ग है इसमें भी। अच्छा, पराजय, बोलो। पराजय में भी क्या है? उपसर्ग। तो किस में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, 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 ओढ़ने में प्रत्यय है क्या? ना, लेकिन वो उपसर्ग पूछ रहे थे। लो जी, समास का शाब्दिक अर्थ बताओ। जिस समय समास वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने परिभाषा बताई थी कि सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ क्या बेटा? विग्रह, विच्छेद, संक्षिप्त या विस्तृत। तो समास का मतलब होता है संक्षेप या संक्षिप्त। तो क्या ऑप्शन लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 90 से 94 ये कुछ सवाल हैं, इनके गद्यांश के जवाब देने हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता ये डबल जुड़ गया होगा, चलिए, आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। ठीक है, कह रहे हैं इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अगर आप कायदे में देखेंगे ना, देखो सबसे बड़ा थिंकिंग क्या है, मैं बार बार कहता हूँ और मैंने शुरू में आपको बोला था, मैंने शुरू में आप लोगों से ये बोला था बेटा कि देखिए प्रैक्टिस जो आप लोग करते हैं इधर उधर से, अपने टीचर के साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, टीचर के साथ मिलकर, क्योंकि हम सब लोग जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। आप देखें, ये पांचवा अपना सेट है जो हम 5वें नंबर का सेट कर रहे थे, और ये लिखा हुआ है शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है।
पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंचकर विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। पूरा पैराग्राफ सेम उठा कर रखा गया है और ये तो होता, देखिए यही एक मकसद होता है। हमने क्लास स्टार्ट करते समय जब प्रैक्टिस करा रहे तो हम बोल रहे थे कि आप कर रहे होगे यूट्यूब से कहीं भी बाकी चीज़ों से, अपने टीचर के साथ मिलकर करोगे तो वो ऑथेंटिक चीज़ आपको देंगे, कम समय में ज़्यादा तैयारी करा देंगे, कहा था मैंने। और ये मैं ऐसा नहीं कह रही, पैराग्राफ है, ये जितने क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं 5 सवाल, ये पाँचों के 5 सवाल जो है ये सब के सब सवाल, ये 5 के 5 सवाल पूरे के पूरे पेपर में है। ठीक है, आप पेपर पढ़ते हैं, सवाल देख लेना, 5वां सेट है, आपको टेलीग्राम पे भेज रहे थे हम बार बार, टेस्ट में देख लेना। और जब आपको पता ना कि अगर आपका कोई पैराग्राफ पढ़ा हुआ है तो फिर आपको उन 5 सवालों को लगाने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। पूरा का पूरा पैराग्राफ सेम टू सेम रखा गया है, सेम टू सेम रखा गया पैराग्राफ, कहीं भी किसी भी चीज़ को इधर उधर नहीं पहुंचाया गया। सवाल भी सेम वही है, जो सवाल सेम सवाल रखे गए हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है। चलते हैं भाई, देखिए ये गद्यांश आया था अपना, एक एक सवाल मिला लो, सिर्फ एक एक सवाल इसमें मिल जाएगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब यह व्यक्ति की, क्या है इसमें, क्या ऑप्शन आएगा देख लो, अपने आप बताओ, अपने आप बताओ क्या आंसर इसमें आ सकता है, क्या आंसर आ सकता है भाई। क्या आंसर आ रहा है बताओ। ये कह रहे हैं अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है, मतलब जो अणु विस्फोट हम कर रहे हैं वो मानवतावादी तब होंगे जब व्यक्ति की क्षुद्रता है ना, व्यक्ति की क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाएगी। ये जो कह रहा है ना कि एटम का विस्फोट करा हमने, परमाणु विस्फोट करे हैं, अणु विस्फोट करे हैं, ये सब चीज़ें मानववादी की मर्यादा देना, मतलब मानव के हित में कब चीज़ें काम मांगी ये बताना है। तो क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। लेखांश में देख लो, यहाँ लिखा हुआ है, कह रहे हैं अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे कब, बोलो। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाएगी तो विज्ञान भस्मासुर हो जाएगा। भस्मासुर नहीं बनने देना है, इसका मतलब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता नहीं बनने देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा भैया, कौन सा लगेगा, सी ऑप्शन लगेगा इस वाले में, सी ऑप्शन। पहला सुनिए, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, बोलो। क्योंकि साहित्य, कला, धर्म आदि मानव चेतना से निर्वासित है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हाँ, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। पैराग्राफ में हमारे सामने ये लिखा हुआ है, देखो कहाँ है, कहाँ लिखा गया है, कहीं लिखा हुआ है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। विज्ञान को, शिक्षा को वैज्ञानिक को प्राविधिक मूलाधार देकर जहां हमने भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बाहर कर दिया है, कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है, एकांगी हो चुका है। पिछली
शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो मानव का विकास सर्वांगीण नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है बताइए आप? कारण क्या है? साहित्य, धर्म, कला, हाँ, आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ये सब इंसान से परे हो गए हैं। इसलिए आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्यों शंकालु है? वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। कह रहे हैं उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बताइए? उसका आत्मविश्वास लुप्त हो गया। आत्मविश्वास की बात तो कहीं है नहीं। कह रहे हैं वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगर भयभीत होता तो क्यों इतने प्रयोग करता भाई? मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, ईश्वर की तो बात है नहीं। इसका मतलब क्या लगेगा? वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वांगीण महत्वपूर्ण देन कौन सी है? जीवन का एकांगी विकास, कह रहे हैं गतिशील जीवन का परिवर्तन, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। विज्ञान ने हमारे जीवन का विकास करा है, अपरिसीम भौतिक डेवलपमेंट। मानसिक नहीं हो पाया है, भौतिक विकास हुआ है। जीवन का सर्वांगीण विकास विज्ञान ने नहीं दिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके। तो कौन सा लगेगा? डी। चलो भाई, इस तरह से ये हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैं समझता हूँ ये 37 क्वेश्चन थे। और देखो कितने सारे सवाल, ही पूरा गद्यांश ऐसा ही है जैसा आपको पढ़ाया गया था, सेम छपा हुआ है। बहुत सारे सवाल सेम आए हैं। तो जिस पैटर्न पर आपको टेस्ट कराए गए थे उसी पैटर्न पर पेपर है। ठीक है, चलिए भैया।